हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स थ्योरी के इस लेक्चर्स में आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे टॉपिक हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में हमें और बेहतर ढंग से जानना होगा तो हमें सबसे पहले ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में जानना होगा। लेकिन ये सारी बातें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि जो भी फैक्ट्स रखें वो लॉजिकल रखें और इसका एक छोटा सा प्रूफ लेते हुए चले। तो आइए इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज, और कैसे यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि वो यूनिटरी है या नहीं, ऑर्थोगोनल है कि नहीं। इन सारी बातों को हम लोग चेक करेंगे इस मैट्रिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं मैट्रिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, यूनिटरी मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। इस लेक्चर्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशंस क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशंस। So a square matrix A is said to be orthogonal matrix if A and A transpose equal to identity। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज इटसेल्फ मल्टीप्लाई होके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अगर एग्जांपल की बात करें हम तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 1/9, 8/9, -1/-4/9, 4/9, -4/9 एंड -7/9 एंड दिस। ठीक है, तो ये एग्जांपल है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। चलिए, ये तो हो गया भाई नॉन ट्रिवियल से एग्जांपल। इसके कुछ ट्रिवियल एग्जांपल भी हैं, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किसी भी ऑर्डर का आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें और उसका कंजुगेट करके, सॉरी ट्रांसपोज करके आप मल्टीप्लाई करें तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। बहुत ही क्लियर बात है, क्योंकि आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है और दो आइडेंटिटी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेंगे। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सा बात है और ट्रिवियल बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एनी ऑर्डर ऑलवेज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने सपोज किया कि बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, बी एक मैट्रिक्स है ये वाला। ठीक है, चलिए, और इसमें एंट्री है A11, A12, A13, A1n, सिंपल जनरल एंट्री है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, A11, A12, A13 एंड A11 गोज टू A11, A12, A13, A ऐसे। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में एंड nth रो n कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स जो बी है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होगा? फ्रॉम डिफिनेशंस इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? इन ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, मतलब कि सिर्फ उसमें डायगोनल एंट्रीज होंगी। ठीक है, चलिए अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, चलिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से A11 के एलिमेंट के लिए तो ऐसे ही करते हैं। चलिए, तो हमें मान लीजिए अगर बी एंड बी डैश यानी कि बी ट्रांसपोज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमने सपोज किया कि हमें सी मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा भाई? A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर, A13 स्क्वायर, यहाँ से ये रो और ये रो मल्टीप्लाई हो रहा है एंड फाइनली ए मतलब C11 बराबर क्या आ जाएगा? A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर एंड सो ऑन A1n स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम A22 फाइंड करें, क्योंकि अभी हम नॉन जीरो एंट्रीज जो आ रही हैं इक्वल टू उसमें इंटरेस्टेड है, तो A22 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सेकेंड रो विथ मल्टीप्लाई विथ सेकेंड कॉलम, तो हमें C22 मिलेगा, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो उस समय क्या आएगा? A21 स्क्वायर, A22 स्क्वायर, A23 स्क्वायर एंड फाइनली A2n स्क्वायर। मतलब अगर हम डायगोनल एंट्रीज की बात करें, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी में जो डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं वो कैसे आएंगे भाई? ए अगर किसी भी CI यहाँ पे हम जनरल अब बात करें कि AI1 स्क्वायर, AI2 स्क्वायर, AI3 स्क्वायर, मतलब आप जिस रो का डायगोनल वाला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट लीजिएगा। ठीक है, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब है ये इस पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहे थे आइडेंटिटी के वो डायगोनली पोजीशन पे, तो वो एलिमेंट इस फॉर्म के आएंगे। और ये कोई भी डायगोनल एंट्री जब सी में आएगा तो सी क्या है? सी अगर बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था और ये इक्वल टू हम सी कर रहे हैं तो सी क्या होगा भाई? सी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, मतलब ये सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या होंगी?
1 के इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब अगर ये 1 के इक्वल है तो ये कंडीशन क्या लेके आई, देखिए यहाँ पे क्या है A11 A12 A13। अगर हम A11 C11 की बात करें, अगर C11 की बात करें तो C11 का इंटरेस्ट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, वो प्रोड्यूस होगा A11 स्क्वायर A12 स्क्वायर A13 स्क्वायर प्लस A1N स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब वेरी क्लियर है कि जो रो का एलिमेंट है उसका स्क्वायर करके सम करने के बाद अगर वो 1 आता है, ये एक नेसेसरी कंडीशन हो गया यहाँ से। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऐसा होना ही होगा। ठीक है, कि अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन रहा है तो ये कंडीशन हो गया। अगर कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, मतलब उसके रो के स्क्वायर का अगर हम सम करें वो 2 आ जाए 3 आ जाए 0 आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या क्या कंडीशन आएगा, मतलब अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी बात को एक छोटे से एग्जांपल पे समझते हैं 2x2 के। तो एक कोई मैट्रिक्स है जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हमने सपोज कर लिया, उसका कंजुगेट ट्रांसपोज किया। तो सिंपल A11 A12 A21 A22 ये समझने के लिए है। सेम बात है जो ऊपर में अभी हम लोगों ने की थी, उसका अगर ट्रांसपोज करें तो A11 A12 एंड A21 A22 ऐसे ये सारा कुछ हो गया। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम देन A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम देन A11 इंटू A21। ठीक है, और A12 इंटू A12 जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, A22 से। तो यहाँ पे फाइनल ये एंट्री आएगा। इसी तरह से दूसरा एंट्री भी आ गया दूसरे रो का जो फाइनल मैट्रिक्स है उसका। अब अगर ये ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था तो ये वाला चीज जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये वाला चीज जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये कुल एंट्रीज ऐसे एंट्री का अरेंजमेंट होना चाहिए। या फिर अगर आप अच्छे तौर पे सॉल्व करना चाहते हैं, अगर इक्वेशंस आपको सॉल्व करने अच्छा से आता है तो इन सारे इक्वेशन को आप सॉल्व करें। A11 A12 A21 A22 का क्या वैल्यू होगा, ये आपके पास 4 इक्वेशन आ गए, इनको आप सॉल्व कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएंगे। तो इस तरह से था। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर क्वांटिटी देन के ए इज, मतलब क्या के ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो उस समय स्केलर के का वैल्यू क्या होगा। अगर के ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो के ए एंड के ए का ट्रांसपोज क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर के ए का ट्रांसपोज करें तो हमें पहले से पता है स्केलर वो के ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से कि स्केलर पे ट्रांसपोज अप्लाई नहीं होता है। दिस बी द के स्क्वायर एंड इंटू ए ट्रांसपोज एंड आई। और हमने सपोज कर रखा है कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो के स्क्वायर आई इक्वल टू आई। देन टोटली बात करें तो के इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब सिर्फ के इक्वल टू प्लस माइनस 1 ही ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जो किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई हो तो वो मैट्रिक्स फर्दर ऑर्थोगोनल ही रहेगा। अदरवाइज ऐसा कोई भी स्केलर क्वांटिटी नहीं है जो किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होने के बाद वो मल्टीप्लाई ही उसे ऑर्थोगोनल ही रख सके। इसी तरह से सम ऑफ द टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात कर लें हम लोग। मान लिया कि ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका सम ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा, हमने पहले ही सपोज कर लिया कि यस दिस सम बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, अगर ये सम ऑर्थोगोनल है तो देखते हैं क्या कंडीशन आता है कि ए प्लस बी एंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए प्लस बी और फिर से ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से अगर ये ट्रांसपोज दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड देन फाइनली ए एंड बी आर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। this goes to identity and this goes to also be identity, and finally this I cancel with I। then हमारे पास क्या कंडीशन बच गया, अगर इसके बाद हमारे पास कंडीशन बचा कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें a इंटू बी ट्रांसपोज प्लस b इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो। ठीक है, माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो, तब उन दो वैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सम ऑर्थोगोनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये कंडीशन मिल के आया कि सम ऑफ द टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए प्लस बी ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी।
इसी तरह से हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि इफ ए एंड बी आर द टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो आइए इसका भी एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। क्या है कि ए और बी हमने दोनों का प्रोडक्ट कराया, अगर तो ए बी का प्रोडक्ट ए और बी पहले से ऑर्थोगोनल तो है ही, ये हमने सपोज कर रखा है। तो सो ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी एंड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सो बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज इंटू बी, this is orthogonal, B is orthogonal matrix, so B into B transpose equal to identity, and this A and A transpose is the remains, so A into A transpose equal to identity matrix। मतलब क्या आ गया, product of two orthogonal matrix is identity, then product of two orthogonal matrix is a orthogonal matrix also। ये तो हो गया बात भाई। चलिए एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हम कोई एनी पावर कर दें, मतलब एनी पावर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो क्या ऑर्थोगोनल रहेगा या वो चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इफ इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड के इज एनी नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ए रेज टू के हम करें तो ए रेज टू के इंटू ए रेज टू के का ट्रांसपोज अगर ये आइडेंटिटी आ जाता है तो अच्छा बात है। तो ए रेज टू के अगर ये फिर से ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी पर हम आए तो ये ट्रांसपोज और पावर वो दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, ये ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में वाले लेक्चर्स में ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। सो ए इंटू ए ट्रांसपोज रेज टू के हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या है भाई, ये पहले से हमने सपोज कर रखा है दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो आई रेज टू के इक्वल टू आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर करे तो आइडेंटिटी रहता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि हाउ मेनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, 5 ऑर्डर के कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं जो जिनके पास जिनको सिर्फ 2 रिस्ट्रिक्ट एंट्री किया गया, एंट्री उनको क्या लेना है 0 और 1 ही लेना है, कोई दूसरा एंट्री नहीं ले सकते हैं, एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दे 0 और 1 ही एंट्री ले सकते हैं। तो कितने ऐसे अलग अलग तरह के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन सकते हैं 5x5 के, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए अब हम जिस कंडीशन की शुरू में बात करते थे जनरलाइजेशन की, उसकी थोड़ा सा बात करेंगे कि सबसे पहला क्या कंडीशन था वहां पे। कंडीशन ये था कि रो के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। मतलब अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, अगर हम बात करें कि रो के स्क्वायर का सम, तो यहाँ पे कुल 5 पोजीशन है, पांचों पोजीशन हमारे लिए फ्री हैं, कहीं भी हम 1 रख सकते हैं, बाकी सारा क्योंकि हमारे पास 2 ही एंट्री रखने के लिए, या तो हम 0 रखें या 1 रखें। 2 जगह अगर हम मान लीजिए यहाँ भी 1 कर लिए यहाँ भी 1 कर लिए, तो फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन वैलिड नहीं, हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो नेसेसरी कंडीशन तो कम से कम फुलफिल करना ही करना चाहिए ना। तो ये 1 एक जगह कहीं रख सकते हैं, तो इसके पास कुल कितना पोजीशन फ्री हो गया रखने के लिए 5 पोजीशन। चलिए अब यहाँ पे कहिए कि यहाँ पे अब हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, अब कहिए यहाँ क्यों नहीं रख सकते हैं भाई। यहाँ मान लीजिए आपने कहा सपोज दैट कि यहाँ 1 रख दिया हमने और ये सारे 0 रख दिए, फिर भी तो आपका कंडीशन फुलफिल कर रहा है। जी हाँ, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन है, वो तो हमने एक कंडीशन की बात की थी। आइए हम थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं आपको कि वहाँ पे एक और कंडीशन था, ये वाला कंडीशन भी तो फुलफिल कराना है। अगर मान लीजिए अगर हम इसी मैट्रिक्स में एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे भी 1 रखें यहाँ पे भी 1 रखें, तो मतलब ये भी 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। अब कराइए प्रोडक्ट जरा, अगर ये 0 0 है ये भी 0 0 है, जी हाँ, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो 1 ही आएगा। लेकिन जैसे आप इस रो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये A11 क्या है वहाँ पे 1 है, A21 क्या है 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 × 1 1। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, लेकिन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करना होगा हम लोगों को, ठीक है। वो तो पहले नेसेसरी कंडीशन की बात है कि अगर वैसा हो गया तो नहीं होगा। सो मतलब अब तो आ गया होगा बात समझ में आपको। तो यहाँ पे 5 फुल फ्रीडम एंट्रीज के तौर पे रख सकते हैं, यहाँ पे 4 रख सकते हैं, यहाँ पे 3 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख सकते हैं, मतलब टोटल फैक्टोरियल 5। अगर n क्रॉस n में बात करें तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर सिर्फ 2 एंट्री हो और n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाने बोला जाए कितना नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा तो फैक्टोरियल n होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। सेम है, यहाँ पे सिर्फ कंजुगेट ट्रांसपोज की हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोज की कर रहे थे, यहाँ पे कंजुगेट ट्रांसपोज की करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ B conjugate transpose equal to identity matrix। So इसमें भी एक कंडीशन है कि sum of the square of modulus as element in each row is 1। मतलब
अगर मैंने पहले ही बोला था कि ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, मतलब वो क्या होता है ना कि ये वाला रो और ये वाला रो, मतलब दोनों, मतलब हर एक रो अपने कंसिक्वेंट कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ये अगर अभी इसे सिंपल भाषा में समझे तो हर एक रो का जो स्क्वायर का वो जो मॉडुलस है वो अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये आप पाएंगे कि क्या आना चाहिए भाई, 1 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें ये 1 नहीं आ रहा है। देखिए पहला का तो ये तो 0 आ गया, लेकिन ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 दिस गोज टू अंडर रूट 2 एन स्क्वायर दिस गोज टू 2। सो ये ऐसा, दिस इज नॉट यूनिटरी मैट्रिक्स। बाकी सारे प्रॉपर्टीज वैसे ही हैं जैसे ऑर्थोगोनल के थे। अगर के का अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी यूनिटरी मैट्रिक्स में तो क्या होगा, अगर हमने यूनिटरी सपोज कर लिया, फिर ये सारी प्रोसेस की, फिर के स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिटरी मैट्रिक्स पहले से है तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक के कंजुगेट एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंजुगेट ट्रांसपोज था। सो दिस बी द के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सो के स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब अगर के का वैसा वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकता है इसमें जो के इज अ यूनिट मॉडुलस देता हो। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या रहेगा, फर्दर यूनिटरी मैट्रिक्स रहेगा। इस तरह से प्रोडक्ट की भी बात करें तो दो का यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूनिटरी मैट्रिक्स ही होता है। आप प्रूफ समझाने की जरूरत नहीं है, हमको लगता है कि बहुत ऑब्वियस सा बात हो गया। और इसके बाद इसी तरह से अगर ए रेज टू के करें यूनिटरी मैट्रिक्स का तो ये भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ये भी बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आप देख के समझ सकते हैं। सो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही।